दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम, यूट्यूब मंच देश रोजाना। दोस्तों, देश में पहले दौर की 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। मैं आज अपने दर्शकों के सामने खास बातचीत करना चाहता हूं और वो खास बात क्या है, जिस तरीके से चुनावों से पूर्व और चुनावों के दौरान भी भारत के इतिहास में पहली बार आरोप लगाकर झूठे, कथित आरोप लगाकर झूठे सच्चे मैं नहीं कह सकता, वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया चुनाव के दौरान, चुनाव के दौर में, और कितने ही अन्य पार्टियों के और आपके तो लगभग सारे टॉप के लीडर जेल के अंदर ठूंस दिए गए। और ये जेल में डालने की एक लंबी फहरिस्त है। उसमें पत्रकार भी शामिल हो सकते हैं, पार्टियों के नेता भी हैं, कि जो भी सरकार के विरोध करे, कोई ना कोई आरोप, कथित आरोप किसी भी प्रकार का लगाकर उसको ठिकाने लगाने की नीति वर्तमान सरकार की रही है। और एक और अभियान चला कि या तो भाजपा में चले आए जिन पर भारी आर्थिक या अन्य क्रिमिनल आरोप है, वरना जेल में चले जाए। हालात तो ये हैं कि जो माहौल भाजपा में पिछले समय से चल रहा है, सैकड़ों कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के नेताओं को भाजपा में शामिल कर करके उनको टिकट दिया जा रहा है। और जो अंदरूनी खबर है वो ये है कि इससे भाजपाई वो कार्यकर्ता जो इस आस में थे कि उन्हें भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, उनको भी ठिकाने लगा दिया गया। वो दरी बिछाते रह गए या आयातित नेताओं को टिकट दे दिए गए, जबकि बहुत सारे ऐसे नेता भाजपा के या मुख्यमंत्री रहे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनकी सेवाएं नहीं ली गई और अनजान चेहरों को टिकट दे दिए गए। तो लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था, जो भाजपा नेतृत्व ने माहौल बनाया था, कि भाजपा का जीतना तय है। अब तीसरी बार साहेब का पीएम बनना तय है। भाजपा का तीसरी बार सत्ता में लौटना तय है और उसके लिए टारगेट रखा गया अब की बार 400 पार। लेकिन दोस्तों, जो पहले दौर के चुनावों के बाद जो स्थिति एकदम बदली है, जो 400 पार का नारा था पहले दौर की वोटिंग के बाद, वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। और चुनाव शुरू होने से पहले जो माहौल बनाया गया था, मोदी मोदी मोदी, जनसभाओं में अब ये नारा नहीं दिख रहा है। 400 पार का नारा भी भाजपा नेतृत्व भूल चुका है। कहीं कहीं दिख तो ऐसा भी रहा है कि भीड़ भी जनसभाओं में साहेब की या उनके नंबर 2 की उतनी नहीं है जो अपेक्षित थी। लेकिन हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि मुद्दा है, जो नारा है साहेब का, अब की बार 400 पार। तो जो खबरें निकल कर आई हैं चुनावों के बाद और जो विशेषज्ञों ने आंकड़े दिखाए हैं, चाहे देसी विशेषज्ञ हों और ओपिनियन पोल हों या विदेशी विशेषज्ञ हों, उन आंकड़ों से तो ऐसा लग रहा है कि 400 पार की तो बात छोड़िए, 200 पार के भी लाले पड़ गए। यानी भाजपा को 400 की पार की बात छोड़िए, 370 की बात छोड़िए, और
एक एक्सिस इंडिया, यदि मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तो उसके हेड है प्रदीप गुप्ता। उन्होंने जो अपना ओपिनियन पोल दिया है, जो उनका बड़ा मान सम्मान है इस एजेंसी का, उसने जो आंकड़ा भाजपा के लिए दिया है वो मात्र 212 सीट भाजपा को दिखा रहे हैं, और वो भी पहले दौर की 102 सीटों के बाद। इसके अलावा प्रमोद हमारे पाहवा जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार और विदेशी एजेंसियों के साथ काम करने वाले, तो वो दावा करते हैं कि जो विदेशी एजेंसियां हैं भारत के चुनावों पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। चूंकि वर्ल्ड का भारत, इंडिया सबसे बड़ा देश है, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जो अब 101 अरब 44 करोड़ 144 करोड़ बताई जा रही है। तो उन एजेंसी ने, जो विदेशी एजेंसियां हैं, जो भारत के चुनावों पर निगाह रखे हुए हैं, जिनका भारत की अंदरूनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि भाई भाजपा जीतेगी, कोई और जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जो उनका निष्पक्ष आकलन आया है वो तो भाजपा को 195 सीटों पर ले आए। यदि पहले दौर की 102 सीटों के बाद ऐसा ही माहौल है, तो आने वाले दौरों के बाद कहा जा रहा है कि ये सीटें और भी घट सकती हैं। ये कोई मेरा आकलन नहीं है, ये एजेंसीज का आकलन है। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पत्रकारों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन हालातों में तीसरी बार सत्ता में लौटना और मोदी जी का तीसरी बार पीएम बनने का सपना अधूरा भी रह सकता है। जो हम प्रदीप गुप्ता जी की बात कर रहे हैं, जो उनकी एजेंसी के अनुसार उन्होंने भाजपा को 212 सीटें दी हैं, लेकिन एनडीए को मिलाकर 257 सीटें उन्होंने दी। यानी एनडीए को मिलाने के बावजूद भी वो सरकार में नहीं आ रहे, मेजॉरिटी नहीं दिख रही है। लेकिन हुआ क्या इस बीच कि सोशल मीडिया में जो खबर तैर रही थी, जो ओपिनियन पोल प्रदीप गुप्ता का, जो एक्सिस इंडिया के हेड है, एक्सिस माई इंडिया के हेड है, तो उनसे भी वो डाटा जो है, आंकड़े जो हैं सोशल मीडिया से या यूट्यूब से बताया जा रहा है कि हटवा दिए गए पैसे बनाकर। लेकिन जो चीज फैलनी थी वो तो फैल चुकी है। इसके अलावा जो मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, जो एक तो सरकारी मीडिया है, जो सरकार समर्थक है, इसमें मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनकी अपनी नीतियां हैं। लेकिन जो एक चीज जो सामने आ रही है, जैसे कि 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा भाजपा ने दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी के काल में काम भी हुए थे, उनसे नाराजगी भी लोगों की नहीं थी, यहां तक कि विपक्षी दलों के नेताओं की भी नाराजगी नहीं थी। उसके बावजूद जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस की जो यूपीए थी उसके प्रधानमंत्री सरदार जी बने मनमोहन सिंह जी, जो अर्थशास्त्री थे, और 10 साल उन्होंने सरकार चलाई। तो दोस्तों, जिस तरीके से साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, उसी तरीके के हालात इस बार बताए जा रहे हैं। लेकिन जो एक बात और निकल कर आ रही है, विशेषज्ञ कहते हैं, कई पत्रकार कहते हैं कि 2014 में
जो सरकार बदली थी और भाजपा सत्ता में लौटी थी और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो वो उन लोगों का मानना है कि वो लड़ाई यूपीए वर्सेस एनडीए या कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं थी। दरअसल वो जो लड़ाई थी, जिस तरीके का माहौल मीडिया ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कथित आंदोलन चलाया गया था अन्ना हजारे जी द्वारा और हमारे बाबा रामदेव जी के द्वारा और जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी उनकी टीम के द्वारा, तो उससे एक ऐसा माहौल बना था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। हालांकि बाद में उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि जनता जो है यूपीए सरकार या मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ हो गई। तो उसमें भाजपा ने यूपीए को या कांग्रेस को नहीं हराया, बल्कि देश की जनता ने वो चुनाव लड़ा था यूपीए के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो दोस्तों, इस बार भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये चुनाव भी अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस या एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं, बल्कि भाजपा वर्सेस देश की जनता हो गया है। जैसे कि 2014 में कांग्रेस या यूपीए वर्सेस देश की जनता हो गया था। तो जब जनता अपने रंग में आ जाए और वो समझ ले कि भाई जो ये जो नारे दिए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, ये खोखले हैं या जुमले हैं, जो वादे किए गए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने के हों प्रतिवर्ष, बेरोजगारी का हो, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, महंगाई का हो और पेट्रोल डीजल के दाम आधे करने का हो। हालांकि वो दुगने हो गए लगभग, या 30-40% तेल के भी भाव बढ़ गए। महंगाई आसमान पर है, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और इतने लोग बेरोजगार हुए, गरीबी इतनी बढ़ी कि 82 करोड़ लोगों को, जो गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको घर बैठकर फ्री में राशन देकर सरकार जिंदा रखे हुए है। तो अब लोगों की समझ में भी आ गया है। और वो युवा जो रोजगार के 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जो पूरा मोदी जी के साथ हो लिया था, भाजपा के साथ हो लिया था, उसका मानना है कि उनके साथ धोखा किया गया। सैनिक भर्ती वाला मामला भी बहुत जोरों से चल रहा है। किसानों की मांगे भी पूरी नहीं हुई हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ था, उनका जो यौन शोषण हुआ था कथित तौर पर, उसमें भी उनको सम्मान नहीं मिला। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, इतने सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं। तो बताया जा रहा है कि जनता अब मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है और वो धर्म, नफरत या जिन मुद्दों पर उनको बरगलाया गया था, अब वो समझ गई है कि उनको बहकाया जा रहा है, असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। चाहे धर्म का मामला हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे इस तरीके के कोई और मामले हों, भ्रष्टाचारियों का भाजपा गढ़ बन चुकी है। जो बड़े बड़े सारे भ्रष्टाचारी थे, उनको भाजपा ने शामिल कर लिया है, ये जनता को दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन जो जितने ये मुद्दे मैंने गिनाए हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक वीडियो में सारे नहीं बताए जा सकते, लेकिन पासा पुट्ठा पै गया लगता है। इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि जो हालात दिख रहे हैं उसमें भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती नहीं दिख रही है। ऐसा निष्पक्ष पत्रकारों का, लोगों का और विशेषज्ञों का और देशी विदेशी निष्पक्ष मीडिया का दावा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले जो बाकी 6 और दौर चलेंगे चुनाव के, और 4 जून को क्या होने वाला है, और ईवीएम का मुद्दा भी शायद रिजल्ट निकलने से पहले निपट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना वर्डिक्ट दे देगा। तो ये वर्तमान 2024 के चुनाव बहुत अजीबोगरीब हालात से गुजर रहे हैं। तो देखते रहिए देश रोजाना। कल क्या होगा, 4 जून को क्या होगा, हमें सबका इंतजार है। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।